मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे देखेंगे इस वीडियो में वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP 1040 उसकी जो फर्स्ट यूनिट में आपका इम्प्योरिटी उसके बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दे दिया है, आपने देखा होगा, उसमें पढ़ा होगा आपका फार्माकोपिया के बारे में और हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। आज हम देखेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे इम्प्योरिटी क्या होती है। देखिए इम्प्योरिटी जो है आपका वर्ड से बना है इम्प्योर। ये जो इम्प्योर वर्ड होता है उससे ये डिराइव हुआ है। इम्प्योर का मतलब प्योर, मतलब एकदम प्योर, जैसा आपका कोई कंपाउंड जैसे वाटर है प्योर है, मतलब वाटर ये वाटर फार्मूला उसका H2 है, कुछ और चीज़ नहीं है। चीनी लीजिए तो चीनी में प्योरिटी मतलब आपका ग्लूकोज है C6H12O6 वही है, कोई और चीज़ उसमें प्रेजेंट नहीं। लेकिन उसके अलावा जैसे चीनी आप लेते हैं, उस चीनी में कुछ पत्थर पड़ जाए, कंकड़ पड़ जाए या कोई दूसरी चीज़ उसमें प्रेजेंट हो जाए। जैसे आप चावल लें, उस चावल में आप क्या नाम है कुछ पत्थर कंकड़ पड़ जाएँ, उसी तरह तो ऐसी सब्सिडी के आप क्या चावल के यूज़ कर सकते हैं क्या, बहुत ज़्यादा। अगर 1-2 जैसे 1 किलो आप चावल लीजिए, उसमें 1-2 कंकड़ हो तो काम चल सकता है। लेकिन 1 किलो में अगर 250 ग्राम उसमें अगर आपका पत्थर हो तो आप क्या करेंगे। चीनी जैसे है, चीनी ही आपका अच्छी को आप देखते हैं ना, कोई चीनी एकदम दानेदार होती है, खूब बढ़िया बोलते हैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कोई देखेंगे आपकी चीनी उसकी साइज़ छोटी होती है, उतनी अच्छी नहीं होती, उसके बोलते क्वालिटी अच्छी नहीं है। मीन्स उसमें कुछ ना कुछ आपका जो उसका फार्मूला है, उसकी कंपोजिशन है, उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेज है। तो जिस सब्सटेंस के कारण किसी भी प्योर सब्सटेंस की उसकी क्वांटिटी आपका मेन क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर इफेक्ट आए, ऐसे ही सब्सटेंस को बोली जाती है इम्प्योरिटी। ठीक, कोई भी सब्सटेंस है, इसमें मैंने लिखा है इम्प्योरिटी इज अ फॉरेन अनवांटेड मैटर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड विच डिफर्स फ्रॉम द एक्चुअल मोलिकुलर फॉर्मूला एंड अफेक्ट्स द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड। जैसे आपको बताया, चीनी का बताया आप, क्योंकि इसमें आप इसके बाद बताऊंगा जो हमारे रिलेटेड है फार्मेसी से, तो उसमें भी एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा। जैसे चीनी का ही है, उस चीनी में कोई दूसरी सब्सटेंस आपका मिल जाए, क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं हो, कोई जैसे चीनी जैसे ही देखे आपका शक्कर टाइप का या कुछ वाइट रंग का आपका पाउडर उसमें मिला दिया जाए, चावल के ही आपका पाउडर मिला दिया जाए, तो क्या चीनी आपका यूज़ करने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। कंपोजिशन उसकी क्या है, जो पाउडर आप मिला रहे हैं चीनी से, कंपोजिशन क्या है, टोटली डिफरेंट है। तो कोई भी ऐसे फॉरेन ऐसे सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए, वो किसी सब्सटेंस में अगर प्रेजेंट हो और उसकी फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला एकदम डिफरेंट हो और प्रेजेंट रहने के कारण क्या हो, जो आपका प्योर जो सब्सटेंस है उसको यूज़ करने लायक नहीं आपको छोड़े, इम्प्योर हो जाए, वो यूज़ करने लायक नहीं छोड़े, तो वैसे ही सब्सटेंस को बोलते हैं हम इम्प्योरिटी। फार्मेसी में अगर हम आते हैं तो फार्मेसी में इम्प्योरिटी क्या होती है, हम फार्मेसी है जैसे हम ड्रग्स बनाते हैं, जैसे आपको बुखार होता है पैरासीटामोल आप दवाई लेते हैं, आपको कफ होती है तो कफ सिरप उसमें लेते हैं। अब कफ सिरप में देखेंगे लिक्विड रहती है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें सामान रहती है। अब जैसे लिक्विड लिए, सपोज वाटर आप लेते हैं, वाटर अब आपकी होती है एक टैप वाटर भी होती है, एक आपकी क्या नाम है प्योर वाटर होती है, प्योर मतलब डीआयोनाइज्ड वाटर होती है। टैप वाटर में आप देखेंगे जैसे या सॉल्टी वाटर लीजिए, सपोज आप सिरप हम ले आपको बना रहे हैं, सिरप आप वाटर में हम बना रहे हैं, पैरासीटामोल लिए आपके बुखार का ही है, और भी जो कफ की सिरप है उसमें जैसे खांसी की कोई भी दवाई हम लेते हैं, उसमें आपका सालबुटामोल है, एम्ब्रोक्सोल है, इस टाइप को कोई हम दवाई डालें। और पानी की जगह हम जो नॉर्मल पानी है जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है, डीआयोनाइज्ड वाटर, उसके जगह अगर हम सी वाटर ले लें या सिंपल टैप वाटर से ले लें, जो आपका नहीं फिल्टर्ड है, नहीं डीआयोनाइजेशन है, नहीं उसका आपका क्या नाम है आपका फिल्ट्रेशन की गई है, आपका उसमें से कोई अनवांटेड चीज़ निकाली गई है, तो क्या होगा उस वाटर में जो भी अननेसेसरी चीज़ें होंगी, जैसे सी वाटर ले लिए तो सी वाटर में पानी के साथ उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी रहता है, कैल्शियम क्लोराइड भी रहता है, बहुत सारी और केमिकल कंपाउंड रहते हैं। तो जो जैसे पैरासीटामोल के सपोज सिंपल है, पैरासीटामोल के आपको सिरप बनानी है, वाटर में डिजॉल्व करनी है, आपने वाटर अच्छा क्वालिटी का नहीं लिया, तो वो चीज़ आपके वाटर ऐसे वाटर लिए जो कि उसमें पहले से इम्प्योरिटी मतलब सिर्फ सी वाटर ही आपने ले लिया। सिंपल टैप वाटर लिए, इस टैप वाटर में बहुत दूसरी आपके आए, जैसे क्लोरीन हो गया, आपका फ्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, इस टाइप के आयंस प्रेजेंट रहते हैं। तो पैरासीटामोल के साथ ये आयंस भी प्रेजेंट लेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट, आपको बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे ही सब्सटेंस को बोली जाती है आपकी फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी। तो यहाँ मैंने लिखा है फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज आर द अनवांटेड केमिकल्स प्रेजेंट विद एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब वो पोर्शन आपका क्या नाम है फॉर्मुलेशंस का जो बीमारी को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिजीज़ को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
और आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जब हम बना रहे होते हैं, जब हम आपका कोई भी एपीआई है उसकी हम सिंथेसिस कर रहे होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम उसको क्या नाम है जब कंपनी में फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो उस केसेस में आपके कोई भी आपके एक एक टाइप सोर्सेज देखेंगे तो वहाँ आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ से हमें सोर्सेज आपकी इम्प्योरिटीज आने के चांसेज होते हैं। और अपॉन एजिंग ऑफ बोथ एपीआई एंड मेडिसिन, मतलब जो आप रखते हैं, देखते हैं आप लिखा रहता है कि क्या नाम है, जब आप इस बोतल को खोलते हैं, आप कोई भी आपको मेडिसिन जो आप लेते हैं सिरप या कुछ भी, तो जो उसको खोलते हैं उसका अगर आपने कैप खोल दिया, सील तोड़ दिया, तो तोड़ने के आपके 6 दिन 7 दिन एक वीक विदिन अ वीक उसको क्या करना रहता है, आपको कंज्यूम करना रहता है। तो जो बच गया उसको आपको फेंकना रहता है। उसको 1 महीने 2 महीने बाद खुला हुआ बोतल को जिसकी सील टूट चुकी है, खोल चुकी है, उसको आप 2 महीने तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपके क्या नाम इम्प्योरिटीज आएंगे और उसको डिग्रेड कर देंगे। तो इसको बोलते हैं आपका अपॉन एजिंग ऑफ बोथ। उसको जब स्टोर करके रखते हैं तो स्टोरेज के केस में जो उसमें इम्प्योरिटीज आपकी डेवलप होती है। तो ऐसे ही अनवांटेड केमिकल्स जो हमारे मेडिसिन्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो भी फॉर्मुलेशंस है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, सस्पेंशन है, तो ऐसे ही अनवांटेड या फार्मास्यूटिकल जो अनवांटेड केमिकल्स होते हैं जो हमारी इस मेडिसिन की प्योरिटी को ख़त्म करते हैं, उसको यूज़ करने लायक नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही अनवांटेड केमिकल्स को बोली जाती है फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़। ये कॉमन सेंस में कुछ भी, जैसे चीनी लिए, चावल लिए, उसमें पत्थर डाल दिए, ठीक, वो इम्प्योरिटीज़ हो गया, अब चावल आप यूज़ कर नहीं सकते हैं। ये हो गया पैरासीटामोल हो गया, आपने वाटर के सॉल्यूशन सस्पेंशन बनाया, वाटर आपने सिंपल वाटर ले लिया, टैप वाटर लिया, डीआयोनाइज्ड डिस्टिल वाटर नहीं लिया। तो टैप वाटर लेंगे तो क्या होगा, उस टैप वाटर में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी, दूसरे आपके आयंस केमिकल्स कंपाउंड्स प्रेजेंट रहेंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो पैरासीटामोल के साथ वो सब भी रहेंगी, तो हमारी बॉडी में जाने के बाद कुछ ना कुछ उनका साइड इफेक्ट आपको आता है। तो ऐसे ही केमिकल्स को बोला जाता है, अनवांटेड केमिकल्स को बोला जाता है फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़। अब इसमें देखेंगे इसकी टाइप्स, इनकी सोर्सेज, क्या क्या आपके इफ़ेक्ट हमारे प्रोडक्ट के ऊपर डाल सकते हैं, उनके बारे में। अब देखेंगे आपका सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़, मतलब जब आप आपका फॉर्मुलेशंस कर रहे होते हैं, जो आपको पैक्ड है, जैसे कोई भी सिरप लीजिए, कोई भी मेडिसिन लीजिए, सपोज पैरासीटामोल का ही या आइबुजेसिक आपका आइबुप्रोफेन का या कफ सिरप लीजिए, तो जो आपको दवाई ले रही हैं आप, जो आपका फॉर्मुलेटेड ले रहे हैं आपका, उसमें कहाँ से इम्प्योरिटीज़ आने के चांसेज हैं, उन्हीं को बोला जाता है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक, तो आपके 4 मेन इनकी जो कैटेगरी होती है, 4 मेन कैटेगरी में आपको कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका रॉ मटेरियल्स, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो आपका। दूसरा है मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये फर्दर आपका 1 2 3 4 5 मतलब रिएजेंट्स यूज्ड। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जब हम बना रहे होते हैं तो रिएजेंट्स यूज्ड, इंटरमीडिएट, रिएजेंट्स यूज्ड टू एलिमिनेट इम्प्योरिटी, सॉल्वेंट्स यूज्ड एंड एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। ये 5 कैटेगरी आती है फर्दर मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। देन मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, आपका मैन्युफैक्चरिंग कर लिए हैं, उस समय आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उनके टूटने या उनके कुछ पार्टिकल्स जब हमारे फॉर्मुलेशंस में आते हैं तो उस टाइप को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। ये फर्दर क्लासीफाई अगेन 5 क्लास में है, जैसे कंटामिनेशन फ्रॉम द मैटर, क्रॉस कंटामिनेशन, कंटामिनेशन बाय द आपका माइक्रोब्स, मैन्युफैक्चरिंग एरर, एंड 5वां आपका है एरर्स इन स्टोरेज एंड पैकिंग। जब स्टोर कर रहे होते हैं, जब पैक कर रहे होते हैं आपके कार्टन्स में, आपके इसमें फॉइल में, तो उस केस में आपके ये क्या नाम है एरर आने के चांसेस होते हैं। देन लास्ट है इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मीन जब प्रोडक्ट आपका बन गया, फाइनली तैयार हो गया, उसको आपने स्टोर कर दिया, पैक कर दिया, जब आप उसको रख दिए हैं तो उस दौरान अगर इम्प्योरिटीज आने के चांसेस, तो होता है केमिकल इंस्टेबिलिटी, फिजिकल इंस्टेबिलिटी, रिएक्शन विद द कंटेनर एंड आपका टेम्परेचर। ये 4 कैटेगरी में ये डिफाइन है। इन सबको एक एक करके देखेंगे, आपका एक एक आपका डिटेल्स में इसको मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में आप देखेंगे। अभी फ़िलहाल अगर सोर्सेज पूछता है तो आप ये लिखेंगे 4 कैटेगरी, ब्रॉडली 4 आपके सोर्सेज हैं जहाँ से इम्प्योरिटीज़ हमारे मेडिसिन्स में, हमारे फार्मास्यूटिकल्स में आने के चांसेज होते हैं। रॉ मटेरियल, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये फर्दर 3 जो क्लास हैं, ये फर्दर 3 क्लास में अलग अलग क्लास में क्लासीफाई। तो एक एक करके इनको हम देखेंगे। पहले रॉ मटेरियल्स देखेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स देखेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग आपका मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स एंड देन इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये पूरा आज हम इस वीडियो में आपको पूरा मैं पढ़ाऊँगा, आप पूरा इसको देखेंगे। ठीक, तो अब एक एक करके देखते हैं। पहला जो आपका सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ है वो है आपका रॉ मटेरियल। जो भी अभी मैंने आपका क्लासिफिकेशन दिखाया, तो 4 बेसिक क्लास में क्या आता है, रॉ मटेरियल्स, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर,
मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स एंड आपका इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसमें पहला देखेंगे रॉ मटेरियल्स। अब जो भी हम रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल्स हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं। या तो हम नेचुरल सोर्स से लेते हैं, जैसे पेड़ पौधों से, एनिमल से, यहाँ से ऑब्टेन करते हैं, या फिर हम उसको सिंथेसाइज करते हैं फॉर आपका केमिकल्स हम अपने लेबोरेटरी में। फॉर जैसे एग्जांपल हमें पैरासीटामोल बनाना है, तो पैरासीटामोल बनाने का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शंस है, वो हम नाइट्रोबेंजीन से स्टार्टिंग करते हैं एज आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल। तो नाइट्रोबेंजीन लेंगे, रिडक्शन करेंगे, ये आपका फर्स्ट कंपाउंड बनाएगा। इसके लिए रिएजेंट हम यूज़ करते हैं ZnHH4 आपका NH4 में जिंक और अमोनियम क्लोराइड। देन उसके साथ उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4। देन ये कन्वर्ट हो जाता है पैराएमिनोफिनॉल में। ये पैराएमिनोफिनॉल को जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तब जाके हमें पैरासीटामोल बनती है। अब सपोज मानिए जैसे ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। तो पहले स्टेप में बहुत सारे, ऐसा तो है नहीं कि 100% आपका जो रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ रिएक्टेंट आपका बच गया। तो बच रहे, अब जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब सेपरेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। और प्योरीफिकेशन का मेन पर्पज होता है कि सिर्फ हमें प्रोडक्ट मिले, रिएक्टेंट या जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं इनमें से कुछ भी आपका प्रेजेंट नहीं हो। अब सपोज मानिए कि हम जब इसको सेपरेशन करें तो सेपरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ ड्यू टू एनी रीजन, या हमने प्रॉपरली इसको हैंडल नहीं किया, तो चांसेस क्या हो सकते हैं, ये जो रिएजेंट हमने यूज़ किए या जो आपका रिएक्टेंट, जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है, ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट के साथ रहेगा, इसके साथ यहाँ जाएगा, इसके साथ फिर आपको फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा H2SO4 भी, कुछ भी आपका हो सकता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें लगेगा कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, पैरासीटामोल। लेकिन ड्यू टू एरर, ड्यू टू प्रॉपर आपका इम्प्रॉपर हैंडलिंग, हम प्रॉपर ढंग से हैंडल नहीं करेंगे, सेपरेशन ढंग से नहीं किए, प्योरीफाइड ढंग से नहीं किए, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उस फाइनल प्रोडक्ट में चांसेस रहते हैं जो रिएक्टेंट हमने यूज़ किया या जो रिएजेंट हमने यूज़ किया वो इस फाइनल प्रोडक्ट के साथ आने का चांसेस रहता है। तो इस टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो स्टार्टिंग मटेरियल्स में जो आपका होता है। अब दूसरा मेथड जो आपको बताया है मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मेथड्स, तो किस प्रोसेस से हम इस चीज़ को बनाते हैं, इस रिएक्टेंट, इस आपको क्या नाम है, जो भी आपका API उसको किस मेथड से, किस प्रोसेस से हम बनाते हैं, या फिर हम उसको प्लांट से या एनिमल से आइसोलेट करते हैं। तो उसके दौरान जो आपकी इम्प्योरिटीज आती है तो उन इम्प्योरिटीज सोर्सेज को बोलते हैं मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कैटलिस्ट, सॉल्वेंट हम जो यूज़ करते हैं, रिएजेंट जो यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहला है रिएजेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और इसके भी सबसे बेस्ट एग्जांपल यही से आप समझ जाइए। जैसे आपने रिएजेंट हमने क्या यूज़ किया, जिंक NH4 अमोनियम क्लोराइड, H2SO4 एसिटिक एनहाइड्राइड। अब H2SO4 जब आप रिएजेंट में यूज़ करते हैं तो ये H2SO4 टूटता है, और टूटता है किस में, ऐसे 2 हाइड्रोजन और सल्फेट आयन में। तो ये सल्फेट आयन आपका प्रेजेंट रहेगा। अब जैसे ये सल्फेट आयन रहा, ये सेपरेट नहीं हुआ, आपने ढंग से वॉशिंग नहीं की, सेपरेट नहीं, जो वॉशिंग नहीं करेंगे तो सल्फेट आयन आपका क्या रहेगा, यही प्रेजेंट रहेगा। इस प्रोडक्ट के साथ साथ क्या आएगा, आपका आगे भी बढ़ते जाएगा। तो फिनॉल आपका पैरामिनोफिनॉल के साथ ये बना, सेपरेट नहीं किए प्रॉपर, वॉशिंग सेपरेट नहीं किए तो इसका वॉश आपका निकलेगा नहीं, इसके पैरामिनोफिनॉल के साथ रहेगा, आगे किसके साथ जाएगा, पैरासीटामोल में। तो इसको बोलते हैं रिएजेंट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जब हम जो रिएजेंट्स रिएक्शंस को आगे कैरी ओवर करने के लिए, आगे प्रोडक्ट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करने के लिए, या आइसोलेशंस के लिए जो रिएजेंट्स हम यूज़ करते हैं, उन रिएजेंट्स का प्रॉपर अगर रिमूवल नहीं करते हैं, प्योरीफाई नहीं करते हैं, तो चांसेस रहते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट में वो रिएजेंट्स आने के। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने आपको पैरासीटामोल दिखा है। उसी तरह जब कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं तो उस कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के आपका तरीका होता है, आप सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, उसको पास कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आपका बन जाता है। तो वहाँ पर क्या रहेगा, सोल्यूबल अल्कली, अगर सोडियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए टोटली आपका कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो सब केसों में आपके बनने के, यहाँ जैसे क्लोराइड सल्फेट लिए हैं तो इसका आपका एग्जाम्पल हो गया। तो इस टाइप के जो इम्प्योरिटीज़ आपको आते हैं, जो रिएजेंट्स हम रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ हम करते हैं, वो रिएजेंट का आपका रिमूवल, आपका सेपरेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो चांसेस होते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट के साथ वो रिएजेंट भी आएंगे एज ए इम्प्योरिटी। और वैसे ही इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं, सोर्सेज बोलते हैं रिएजेंट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसे खासकर क्लोराइड, सल्फेट, ये सब ज़्यादा चांस होने के आपके चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड टाइप अभी आपको स्टार्ट किए थे मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर, तो उसमें जो दूसरा आपका सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज है वो है रिएजेंट्स यूज टू एलिमिनेट अदर इम्प्योरिटीज़। मतलब ऐसे हम रिएजेंट्स जो कोई इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए,
यूज़ करते हैं, अगर वही रिएजेंट आपका इम्प्योरिटीज़ के रूप में अगर फिर से प्रेजेंट हो जाता है। जैसे सपोज मान लो जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड पोटेशियम आपका ब्रोमाइड KBr बना रहे होते हैं, तो बनाने के दौरान आपका H2SO4 हम यूज़ करते हैं जो रिएजेंट के रूप में, तो वहाँ पर आपका सल्फेट आयन प्रेजेंट होने के चांसेज रहते हैं एज आपका क्या नाम है इम्प्योरिटीज़। अब इस सल्फेट आयन को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं बेरियम आयन, क्योंकि बेरियम जब सल्फेट के साथ ट्रीट होता है, सल्फेट KBr भी वाटर में सोल्यूबल है, सल्फेट भी सोल्यूबल, तो वाटर में आपका रहेगा तो सल्फेट वहाँ से रिमूव नहीं होगा, तो वहाँ से सोल्यूबल फॉर्म से हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेरियम आयन यूज़ करते हैं। बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बनाता है बेरियम सल्फेट, और ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो कि वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल है। तो जो भी सल्फेट है आपका क्या होगा, नीचे आपका एज ए प्रेसिपिटेट के रूप में, जो सॉलिड मास के रूप में नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो लिक्विड पोर्शन रहेगा उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड रहेगा, उसको रिमूव आपका फिल्टर कीजिए, लिक्विड में सिर्फ पोटेशियम ब्रोमाइड रहेगा। लेकिन बाई चांस अब आपको तो मालूम है नहीं कितना सल्फेट आयन है, तो उसके अनुसार आप सपोज बेरियम आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया, 2 ही आपका मोल सल्फेट है और आपने बेरियम यूज़ कर दिया आपका 3 मोल, तो 1 मोल क्या होगा, वो आपका प्रेजेंट रहेगा KBr में एज अ इम्प्योरिटीज़ के रूप में। तो ये दूसरा है, हम ऐसे रिएजेंट दो दूसरे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव के लिए हम यूज़ करते हैं, वो खुद रिएजेंट इम्प्योरिटीज़ के रूप में क्या हो, फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो जाए। तीसरा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स अब जितने भी आपका मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, खासकर जितने लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होते हैं, इवन जो आपके सॉलिड भी होते हैं, जो हम टैबलेट बनाते हैं, तो टैबलेट का सबसे पहला प्रोसेस होता है, आपको जो पाउडर फॉर्म रहता है, उस पाउडर को हम किसी प्रॉपर वाटर में या किसी सॉल्वेंट में हल्का से डिज़ोल्व करके उसको आपका सेमी सॉलिड बना के हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। तो आपका ऑलमोस्ट सॉल्वेंट हर जगह यूज़ होता है। अब वो सॉल्वेंट आपका क्या नाम है, प्रॉपर नहीं हो, आपको उसमें जैसे सपोज सबसे चीपेस्ट जो हमारा आपका क्या नाम है सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो वाटर होता है, और ये वाटर आपका डिस्टिल्ड या फिर डीआयोनाइज्ड वाटर नहीं रहेगा, तो चांसेस रहते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट ऐसे आयंस प्रेजेंट रहने का, अगर हम डीआयोनाइज्ड आपका डिस्टिल्ड वाटर यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सब भी क्या होगा, फाइनल जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, सपोज आप पैरासीटामोल का ही सस्पेंशन बना रहे हैं, ठीक है, वाटर पैरासीटामोल लिया, वाटर आपने डिजोल्व किया और भी उसके साथ दूसरे सॉलिड किया, अब वाटर आपका क्या लिया, टैप वाटर ले लिया, उस टैप वाटर में ये सब प्रेजेंट है। तो पैरासीटामोल के साथ आपके बॉडी में कैल्शियम भी जाएगा, मैग्नीशियम भी जाएगा, क्लोरीन भी जाएगा, कार्बोनेट भी जाएगा, और ये सारे आयंस इन सारे आयंस के हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ रोल है, लेकिन जब इनकी एक्सेस अमाउंट बढ़ जाती है तो उसके कारण भी कुछ आपको डिजीज़ कॉज होने स्टार्ट होते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, आपको हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइप के जो इम्प्योरिटीज़ आती है, सोर्सेज होते हैं, उनको बोलते हैं हम सॉल्वेंट के थ्रू। देन चौथा आपका है इंटरमीडिएट्स, मतलब हम कोई रिएक्शन सिंथेसाइज कर होते हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उसमें इंटरमीडिएट बना, उसको हम रिमूव नहीं कर पाए। जैसे इसी में एग्जांपल में देखिए सोडियम ब्रोमाइड है, इस सोडियम ब्रोमाइड को हम बनाते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को NaOH का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें ब्रोमीन गैस जब हम पास करते हैं, ब्रोमीन सॉल्यूशन जब डालते हैं, तब हमें जाके बनता है सोडियम ब्रोमाइड, और साथ में बनता है सोडियम ब्रोमेट। इस सोडियम ब्रोमेट को फिर से हम यूज़ करते हैं आपको सोडियम ब्रोमाइड को बनाने के लिए। कैसे, तो इस सोडियम ब्रोमेट को लेंगे और कार्बन के साथ हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, हीट करेंगे। तो रिड्यूस हीट करेंगे तो ये सोडियम ब्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है सोडियम ब्रोमाइड में अगेन, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो वहाँ से इवॉल्व हो जाता है। लेकिन जब ये हम स्टेप कर रहे होते हैं तो बाई चांस आपका प्रॉपर टेम्परेचर नहीं हो, आपका कंप्लीट सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट नहीं हो, तो इससे क्या होगा, ये सोडियम ब्रोमेट इंटरमीडिएट हमें मिला, ये कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा सोडियम ब्रोमाइड में, NaBr में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ पोर्शन आपके ये बच जाएगा। तो बच जाएगा तो क्या होगा, आपका प्रेजेंट रहेगा इस फाइनल प्रोडक्ट के साथ। तो इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। कोई इंटरमीडिएट आपका रहा, वो फाइनल प्रोडक्ट में उसका सेपरेशन नहीं हुआ, सेपरेट हम ढंग से नहीं कर पाए, आपका रिमूव नहीं कर पाए, तो वो इंटरमीडिएट आपका प्रेजेंट रहता है एज अ आपका क्या नाम है इम्प्योरिटीज विद द फाइनल प्रोडक्ट। एंड द लास्ट इस सेकंड कैटेगरी में आता है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, मतलब एटमॉस्फेयर जहाँ पर आप बना रहे होते हैं, जैसे ये आपका रूम में आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल या कुछ भी बना रहे होते हैं। अब ये जो आपका रूम है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स, एल्युमिनियम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सब बहुत चांसेज होते हैं। गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक, H2S, ये सब गैसेज हमारे इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो अगर एक क्लीन एरिया नहीं रहे, रिमूव नहीं रहेगा, तो आपके क्या होगा, ये सब के सब आपके उस इम्प्योरिटीज़ के साथ प्रेजेंट होने के चांसेस रहते हैं। या कुछ और कंपाउंड रिएक्शन आपको बनाते हैं, जैसे सपोज मान लो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बना रहे हैं, और जिस कंडीशंस में हम बना रहे हैं उस कंडीशंस में जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट करता है सोडियम कार्बोनेट में, NO2CO3 में।
तो जो कंपाउंड हमें बनाना सोडियम हाइड्रोक्साइड बना भी, लेकिन ड्यू टू द इम्प्योरिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसके कारण ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट में। तो बना कुछ और रहते, बन कुछ और गया। तो ऐसे इम्प्योरिटीज़ के कारण जो आपका होता है उसको होते हैं एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। ये दूसरा आपका टाइप है सोर्सेज इम्प्योरिटीज़ का, जो मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मीन जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं फाइनल प्रोडक्ट, रिएक्शन करा रहे होते हैं, आइसोलेट कर रहे होते हैं, तो उस दौरान सॉल्वेंट का यूज़ से एटमॉस्फेयर जो कंडीशंस वहाँ प्रेजेंट है, या फिर आपने क्या नाम है कोई रिएजेंट्स यूज़ किए हैं, उनके प्रेजेंट्स के कारण इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती है, तो वही होता है मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब देखेंगे हम इसमें जो तीसरा कैटेगरी होता है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड। तीसरा आपका जो सोर्सेज है वो है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड। मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स का मतलब होता है आपके जो रिएजेंट सब कुछ आपके फाइनल एपीआई बन गया, प्रोडक्ट बन गया, जो फॉर्मुलेशन हम कर रहे होते हैं, मतलब टैबलेट बना रहे होते हैं, कैप्सूल बना रहे होते हैं, सिरप बना रहे होते हैं, सस्पेंसेस बना रहे होते हैं, तो उस दौरान हमें जो इम्प्योरिटीज़ मिलती है उन्हीं को बुलाता है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड। ठीक, अब उसमें आपके 5 अलग अलग तरीके बताए, जैसे कंटामिनेशन फ्रॉम द पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर का मतलब है जैसे आप टैबलेट्स वो बनाते हैं, तो अलग अलग छोटे छोटे ग्रेन्स बहुत सारे लेकर टैबलेट पंचिंग मशीन में हम डालते हैं, उसको क्या करते हैं, पंच करते हैं। तो जब हम पंचिंग कर रहे होते हैं आपका, उस केस में जो डाइज होते हैं, पंचेज होते हैं, तो आपके चांसेस रहते हैं उनके जो, क्योंकि सब कुछ क्या होता है आपके लोहे के, आपके क्या नाम है, मेटलिक सब होता है, मेटल्स के बने होते हैं, मशीन्स होते हैं, तो उनके आपस में आपके थोड़ी भी रगड़ खाया, थोड़ा भी आपका क्या नाम है फ्रिक्शन हुआ, तो उससे चांसेस रहते हैं उसके छोटे छोटे जो आपके क्या नाम है आपके जो उसके लोहे के जो कुछ भी जिसका भी बना हुआ है वो मशीन आपका, उसके पार्टिकल्स आपको टूट के उसमें आने के चांसेस रहते हैं। या जैसे हम क्या करते हैं, जब ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद उसको हम सीविंग करते हैं। सीविंग मतलब एक ग्रेन्यूल्स एक साइज़ के, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स एक साइज़ के अलग अलग साइज़ के अनुसार क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे छन्नी होता है ना, आटा जो छानते हैं, तो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े छोटे छोटे रहते हैं अलग हो जाता है, तो उस सेम चीज़ में अलग अलग साइज़ का आपका सीव्स होता है, छन्नी होती है, तो अलग अलग साइज़ के अनुसार ग्रेन्यूल्स अलग अलग उस छन्नी में आपको जाता है, तो सेपरेट होता है। तो उस छन्नी में, वो छन्नी भी किसका बना रहता है, आपके मेटल्स के बने रहते हैं। तो मेटल्स आपके क्या होते हैं, बाई चांस जंक लग गया है या पुराना हो गया, तो चांसेस रहते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े उन ग्रेन्यूल्स में टूट कर आने के चांसेस रहते हैं। तो इस टाइप का जो इम्प्योरिटीज आती है उसी को बोलते हैं कंटामिनेशन फ्रॉम द पर्टिकुलेट मैटर, है ना। तो प्लास्टिक का, मेटलिक फ्रेगमेंट्स, पोर्सलिन, ग्लास, आप जैसे सीप में से ग्रेनुलेशन कर रहे होते हैं, छान रहे होते हैं, टैबलेट बना रहे होते हैं, या फिल मशीन्स में फिल कर रहे होते हैं, आपका लिक्विड फिल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके चांसेस रहते हैं मशीन्स के कोई पार्ट्स टूट कर उस आपके फाइनल प्रोडक्ट में आने के रहते हैं। तो ये होगा कंटामिनेशन फ्रॉम द पर्टिकुलेट। दूसरा है क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन कब अराइज होता है, जैसे एक ही रूम है, एक ही पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट आप बना रहे होते हैं। वो भी खासकर कब एक ही टाइप के प्रोडक्ट में आता है, जब आप पाउडर बना रहे होते हैं, क्योंकि बाकी लिक्विड सॉलिड तो उड़ के जाएंगे, लेकिन जो पाउडर्स फॉर्म आपके रहते हैं इंग्रेडिएंट्स, उसको जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो थोड़ी भी हवा के कारण या जो पाउडर आप करेंगे तो क्या होगा, आपके अपने आप जब बल्क अमाउंट में पाउडर को डालोगे, थोड़ा बहुत अपने आप क्या होता है, वो हवा में से फैलता है। तो इसके कारण एक पाउडर दूसरा है, एक आपका किसी और कंपाउंड है, कोई दूसरा कंपाउंड है, दोनों पाउडर फॉर्म है, दोनों एक ही जगह बना रहते हैं, तो पाउडर आपके क्या होते हैं, मिक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। तो कब होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही जगह बना रहे थे, वो भी खासकर आपके पाउडर। तीसरा है कंटामिनेशन फ्रॉम द माइक्रोब। अब जैसे जिस एरिया में आप बना रहे होते हैं वो एरिया कम्प्लीटली स्टरलाइज होना चाहिए। स्टरलाइज का मतलब फ्री फ्रॉम किसी भी टाइप ऑफ माइक्रोब्स, वहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। अगर होगा तो फिर आपका क्या होता है, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही, सपोज इस एरिया रूम में आप बना रहे होते हैं, इस एरिया में, और यहाँ पे बहुत सारे फंगस लगे या बहुत सारे एल्गी लगा, तो जब आप पे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पैकेज कर रहे हैं, तो उसमें से फंगी या एल्गा उसमें थोड़े से भी आने के चांसेस रहते हैं। आएगा तो फिर क्या करेगा, उसको टोटली डिग्रेड कर देगा। या आप जब उस मेडिसिन को लेंगे तो आपके स्टोमक में, आपके बॉडी में जाएगा, फिर हार्मफुल इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो इस टाइप के कंटामिनेशन को बोलते हैं कंटामिनेशन बाय द माइक्रोब्स। चौथा है एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब है, जैसे आप सॉल्यूशन, जैसे आप सिरप बना रहे हैं, आप पैरासीटामोल आप बना रहे हैं, वाटर लिए उसमें पैरासीटामोल का आपने डाले, तो जो सोल्यूबल किया उसमें, तो पैरासीटामोल कम्प्लीटली सोल्यूबल हुआ ही नहीं, थोड़ा सा हुआ। जैसे 100 ml वाटर आपने लिए, उसमें 10 ग्राम आपको पैरासीटामोल डालना है, उस 10 ग्राम में क्या हुआ, सिर्फ 6 ही ग्राम या 7 ही ग्राम आपका सोल्यूबल हुआ, बाकी नीचे आपका बैठ गया एज ए सॉलिड। तो आपके क्या, आपने तो सॉल्यूशन जो बनाया 10 ग्राम, जो आपकी डोजेज है 10 ग्राम के अनुसार है, लेकिन क्या कितना 6 ग्राम,
तो आपकी इसमें क्या होगी, आपकी कम होगी या ज़्यादा, आपका कम ही होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस टाइप की होती है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक, एंड देन लास्ट आपका आता है एरर्स इन पैकेजिंग। एरर्स इन पैकेजिंग कब होता है, जब आपकी एक ही तरह दिखने वाले टैबलेट, जैसे टैबलेट है, एक आपका पैरासीटामोल है और एक आपका क्या नाम है आइबुप्रोफेन है, और दोनों का कलर सपोज मान लो लाल है और दोनों का शेप भी एक ही जैसा, साइज भी एक ही जैसा है, तो फिर क्या होगा, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा, क्योंकि टैबलेट के ऊपर तो लिखा नहीं रहता है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे ये पैरासीटामोल का है कि आपका क्या नाम है ये आइबुप्रोफेन है। तो इसमें क्या होगा पैकेजिंग, आप पैरासीटामोल को क्या करेंगे आइबुप्रोफेन वाले पैक में पैक कर देंगे, आइबुप्रोफेन वाले क्या करेंगे आपका पैक कर देंगे पैरासीटामोल। तो इस टाइप का जो कंटामिनेशन होता है उसको बोलते हैं एरर्स इन पैकेजिंग के दौरान इसका ये एरर, ये टैबलेट आपके किसी और उसमें पैकिंग मटेरियल में पैक कर दिए, दूसरे का किसी और में आपने कर दिया, तो इस टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं एरर्स इन पैकेजिंग। ये तीसरा आपका सोर्सेज ऑफ आपका क्या नाम है इम्प्योरिटीज है, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड। मैन्युफैक्चर के दौरान आपका जो बना रहे होते हैं टैबलेट, डिफरेंट डोजेस फॉर्म बना रहे होते हैं, जब उसको आप पैक कर रहे होते हैं तो उस दौरान कोई इम्प्योरिटीज आती है तो उस सोर्स को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड। अब लास्ट इसमें हम देखेंगे जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, बनने के बाद जब आपका स्टोर करते हैं तो स्टोरेज के दौरान कोई इम्प्योरिटीज आती है। लास्ट अब जो सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज है वो है इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसको जब आप स्टोरेज करते हैं तो स्टोरेज के दौरान जो इम्प्योरिटीज आपको डेवलप होती है वही आपको होते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, आपका क्या नाम है इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट फाइनल बन गया, आप जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जो उसको फॉर्मुलेशंस करते हैं तो उसमें सॉल्वेंट अलग अलग आपके केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उनके बीच में आपका रिएक्शंस हो सकता है। या जब स्टोर करते हैं आप देखते होंगे स्टोरेज में लिखा रहता है स्टोर एट कूल प्लेस बिलो टेम्परेचर, इसमें अवे फ्रॉम द क्या नाम है सनलाइट, अवे फ्रॉम द हाइग्रोस्कोपिक आपका, तो ये सब लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि इन सब के कॉन्टैक्ट में आने के बाद आपका क्या होता है ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें पहला आपका केमिकल इंस्टेबिलिटीज, ये कब होता है, अराइजेज ड्यू टू द इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस। जैसे आप रखते उसको लाइट के में, आपने जो आपका जो आपका फॉर्मुलेशन है, टैबलेट है, आपका कैप्सूल है या जो आपका सस्पेंशन इमल्सन जो भी है लिक्विड है, उसको आपने क्या किया धूप में रख दिया, तो धूप है, लाइट है, लाइट क्या है उसके पास एनर्जी है, एनर्जी केमिकल आपका क्या नाम है ड्रग क्या है केमिकल्स हैं, उस एनर्जी को लेंगे तो उनके अंदर क्या होगा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक से ज़्यादा आपके केमिकल्स हैं, एक दूसरे के एनर्जी लेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे के बीच में रिएक्शन होगा, कुछ और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, तो वो प्रोडक्ट आपका बनेगा तो ही इम्प्योरिटीज के रूप में आपका काम करेगा। या फिर जैसे जो आपके क्या नाम है रॉ मटेरियल्स के केस में या मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में जो आप रिएजेंट से प्रेजेंट है, तो वो रिएजेंट उस समय आपके क्या करेंगे, आपका कोई हार्म नहीं करेंगे। लेकिन जब आप स्टोर करेंगे तो स्टोरेज के केस में क्या होंगे, वो उसके साथ फाइनल प्रोडक्ट के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, और रिएक्शन करने के बाद उसको क्या करें, जैसे आपका पैरासीटामोल ही है उसमें कोई H2SO4 के 1-2 ड्रॉप प्रेजेंट रहेगा, तो क्या करेगा आपका पैरासीटामोल में जो OH प्रेजेंट रहता है उसके ऊपर आपको जाकर अटैक करेगा, उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब चीज़ें हैं आपका, इन सब पे जो आपकी इम्प्योरिटीज आती है उसको बोलते हैं ड्यू टू द केमिकल इंस्टेबिलिटी। तीसरा है चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप देखते होंगे बहुत सारे जो सिरप्स आते हैं, सस्पेंशन खास कर आते हैं, तो उसको बोला जाता है कि सेक विल बिफोर, उसमें लिखा है सेक विल बिफोर यूज। इसलिए सस्पेंशन आप पढ़े भी होंगे, सस्पेंशन का मतलब जैसे लिक्विड, जैसे आप चीनी लो, एक गिलास पानी में डिजोल्व करो, आपको चीनी नहीं दिखेगा, लेकिन एक गिलास पानी लो उसमें आप क्या करो थोड़ा सी मिट्टी डालो, तो आपको मिट्टी के जो पार्टिकल्स है थोड़ा थोड़ा पानी में तैरते हुए आपको दिखेंगे। तो इस टाइप की जो फॉर्मुलेशन होती है ना उसको बोलते हैं हम सस्पेंशन। तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो पूरा सॉल्युबल नहीं रहता है, नीचे आपका डिजोल्व नहीं रहता और नीचे आपका सेटल नहीं रहता, वो उसी सॉल्वेंट में आपके तैरते हुए नजर आते हैं, तो इसी को बोलते हैं सस्पेंशन। तो अब क्या होता है, जैसे आपका रख दिए तो ड्यू टू द ग्रेविटी, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो धीरे धीरे क्या होता है नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है। तो वो बैठता है तो उसी लिए क्या करते हैं यूज करने से पहले उसको थोड़ा सेक करोगे तो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब आप दवाई लेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे आप 5 ml ले रहे हैं, उस 5 ml में अगर 200 मिलीग्राम दवाई आनी चाहिए, तो जब आप सेक करेंगे तो 200 मिलीग्राम आएगा। जब आप सेक नहीं करेंगे तो हो सकता है शुरू में क्या होगा, जब आप लेंगे तो आपको 1 या 2 बहुत कम आपको दवाई मिलेगी, बहुत कम आपका मेडिसिन होगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे मेडिसिन क्या होगा नीचे बैठ गए। तो इनमें क्या होता है, जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, इनकी साइज चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम केक फॉर्मेशन, हार्ड मास फॉर्म होता है नीचे। तो इस टाइप की जो आप उसको बोलते हैं हम चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसके कारण जो इम्प्योरिटीज आती है वही आपका होता है।
तीसरा रिएक्शन विथ कंटेनर मटेरियल। अब जो हम फॉर्मुलेशंस बना के जो स्टोर करते हैं, जो हम पैक करते हैं, तो किस टाइप का मटेरियल आपका होना चाहिए, ग्लास है कि प्लास्टिक है कि मेटल का है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। क्योंकि जैसे सैलिसिलिक एसिड जो आप लेते हैं ऑइंटमेंट, जो दर्द होती है आप लेते हैं, वो ऑइंटमेंट कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं होनी चाहिए। जो ट्यूब आपकी होती है वो मेटल का नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि मेटल का बनेगा तो ये सैलिसिलिक एसिड उस मेटल के साथ रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बनाता है। जितने भी प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं, जो आपके क्या नाम है ढक्कन होती है या बॉटल्स होते हैं, वो प्लास्टिक के बने रहते हैं। तो अगर वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब पानी नहीं है, पानी के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो चांसेस रहता है जो प्लास्टिक है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट उस प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे उस प्लास्टिक को वहाँ से गलाना स्टार्ट करेगा, रिमूव होना स्टार्ट होगी। वो आपके जो आपका जो कंटेंट है, जो आपकी लिक्विड पोर्शन है, उसमें धीरे धीरे वो प्लास्टिक के जो पोर्शन है वो डिजोल्व होते जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, और उसको आप क्या करेंगे, आप पी लेंगे। तो इस टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, तो रिएक्शन विद द कंटेनर मटेरियल के कारण होती है, उसको आते हैं। लास्ट आपको आता है टेम्परेचर। आप देखेंगे इसको बहुत सारे जितने भी बहुत सारे अधिकतर जो आपके फॉर्मुलेशंस होते हैं उस पर देखो लिखा रहेगा स्टोर इन अ कूल प्लेस, स्टोर एट 37 डिग्री या स्टोर एट 2 बहुत सारे आप दवाइयाँ देखेंगे जो क्या करते हैं आपके फ्रिज में, जब दवाई दुकान पर आप दुकानदार के पास जाओगे तो फ्रिज में रखा रहता है, तुरंत निकालेगा, तुरंत आपको यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर हाई, फ्रिज का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री के आसपास होता है, जब उससे हाई टेम्परेचर जाएगा तो जो आपकी उसमें आपके ड्रग हैं, आपके कंपाउंड्स हैं, जो आपके फार्मास्यूटिकल्स हैं, एपीआई, उसके अलावा जो भी एक्सपेंट्स, उनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट होता है और कुछ और प्रोडक्ट आपका बन जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। कहाँ पर स्टोर करेंगे, किस डिग्री पर स्टोर करेंगे, वैक्सीन खासकर होते हैं, सबको स्टोर करके रखते हैं। तो यही होती है स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट आपका फाइनल बन गया, पैक कर दिए, जिस भी कंटेनर में उसको पैक करना हो, फिर पैकिंग के बाद जिसको आप स्टोर करके रखते हैं, तो उस दौरान जो आपकी इम्प्योरिटीज राइज होती है, वही सोर्स आपका होता है इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये 4 आपके सोर्सेज हैं, वेरियस सोर्सेज हैं, जहाँ से हमें हमारे जो मेडिसिन, जो हम फॉर्मुलेशन, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्सन जो भी यूज करते हैं, तो वहाँ पर ये 4 सोर्सेज हैं, उनमें इम्प्योरिटीज आने के सोर्सेज होते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में आपको यही है, पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कीजिए, इस वीडियो चैनल पर आप टाइप कीजिए, मैसेज कीजिए, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड है तो उसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके उसके वीडियो को बना दूँ। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए।